नंदा है। मैं आईआईटी खड़गपुर का इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हूँ। मैं भुवनेश्वर उड़ीसा में रहता हूँ और मेरा जेईई एडवांस का रैंक 848 था। मैं आज वर्क एनर्जी पावर चैप्टर के बारे में बताना चाहता हूँ। तो ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता, पर दूसरे चैप्टर्स में इसका कॉन्सेप्ट लिंक रहता है, तो ये उस हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ पे तीन मेन कॉन्सेप्ट है हमारा: वर्क, एनर्जी और पावर के बारे में। तो वर्क हमारा एक ऐसा क्वांटिटी होता है जो कि मतलब हमारे वर्क डन, मतलब काम जितना किए हैं उसके वो दर्शाता है। हम कितना य- जैसे कि हमारा वर्क डन का इक्वेशन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं: फोर्स डॉट डीएच। डीएच है यहाँ पे एक छोटा सा लेंथ है जहाँ पे फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उसका इंटीग्रेशन हमारे इनिशियल पॉइंट से S1 से S2 तक। तो ये हो गया हमारा वर्क डन। यहाँ पे देखेंगे तो वर्क डन हमारा अ, हम देख सकते हैं कि वर्क डन का अगर डायमेंशन चेक करेंगे तो वो इसके बराबर होगा एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन सबका सेम सेम डायमेंशन रहता है। तो इसको इसलिए हम देख सकते हैं कि वर्क डन एक काम करना होता है। अगर कोई भी फोर्स जो एक बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहा है, मान लेते हैं ये एक ब्लॉक है M मास का, इस पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं F। तो अगर इस फोर्स के वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसको हम वर्क डन हुआ है वो बोलते हैं। तो फिजिक्स के हिसाब से वर्क डन तभी होता है जब एक फोर्स अप्लाइड हुआ होगा और एक उसी फोर्स के डायरेक्शन में एक डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। अगर फोर्स इस तरफ लगाया है पर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो हमारा वर्क डन इक्वल टू 0 रहेगा। तो फिजिक्स के हिसाब से वर्क डन एक फोर्स के वजह से होता है जिसके डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, तो वो हमारा वर्क डन का कॉन्सेप्ट है। तो वो वर्क डन के बाद हम नेक्स्ट अगर जाएंगे तो कॉन्सेप्ट है एनर्जी का। एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम पहले से काइनेटिक एनर्जी से जानते हैं, जिसका फॉर्मूला हम जानते हैं के इक्वल टू हाफ mv²। तो अगर हमारा टोटल एनर्जी का कंजर्वेशन होता है तो कोई भी अगर हमारा लॉस हो रहा है एनर्जी का, तो वो हम बोल सकते हैं कि वर्क डन के वजह से हुआ। कोई एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हुआ जिसके वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वो एनर्जी का लॉस वहां से करा रहा है, एनर्जी का लॉस या एनर्जी का गेन। अगर वर्क डन नहीं है तो हमारे टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहता है। तो वो है एनर्जी का कॉन्सेप्ट। फिर हम आते हैं यहाँ पे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स पर। तो वेरिएबल फोर्स के लिए हम हमारा वर्क डन का इक्वेशन था F.ds का इंटीग्रेशन होता है वर्क। तो अगर फोर्स वेरिएबल होगा तो ये इंटीग्रेशन में हम F का S के टर्म्स में हम फोर्स को लिखेंगे और उसका इंटीग्रेशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू ds। ds यहाँ पे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, अगर हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मान के चल रहे हैं ds, अगर उतना डिस्प्लेसमेंट हुआ F फोर्स के वजह से, तो वो होगा हमारा वर्क डन। फिर आते हैं हम वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम हमारा बोलता है कि एक ही डायमेंशन में वर्क और एनर्जी काम करता है। हम यहाँ पे जैसे बोले
जो एनर्जी में जितना चेंज हो रहा है एक सिस्टम का, वो वर्क डन के लिए होता है। तो उसको निकालने के लिए हम काइनेटिक एनर्जी में चेंज को देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी का चेंज यहाँ पे हम देख रहे हैं, डी बाई डी टी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हम काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो ये आ रहा है हमारा स्मॉल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। और ये एफ डॉट डी एक्स हमारा इक्वल होता है एफ डॉट डी एस। यहाँ पे डी एस हम लिए हैं, यहाँ पे डी एक्स ये लिया है। अगर ये डी एस की जगह पे हम डी एक्स लेते तो वो सेम ही क्वांटिटी है, सिर्फ वेरिएबल चेंज है। तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हम देख सकते हैं कि इससे हमें पता चल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी में जितना डिफरेंस है वो वर्क डन में जा रहा है। तो ये है वर्क डन का कॉन्सेप्ट, जो कि दिखाता है कि हमारा न्यूटन का लॉ, सेकेंड लॉ, कि unless until an external force is applied there is no change in the state of motion of a body। तो ये हम न्यूटन सेकेंड लॉ, तो ये उसको भी दर्शाता है। फिर हम आगे चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। तो पोटेंशियल एनर्जी एक टाइप का एनर्जी है जो कि हम डायरेक्टली फील नहीं कर सकते, पर वो उसको यूज कर सकता है। अगर वो पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट हो जाए डिफरेंट एनर्जी के फॉर्म में, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि सबसे आसान एग्जांपल है, एक ब्लॉक जो नीचे है उसको हम ऊपर भेज रहे हैं। अगर ये नीचे की तरफ हमारा एक एक्सेलरेशन जी लगता है अर्थ के वजह से, तो उसके अगेंस्ट में हम इसको ऊपर भेज रहे हैं। तो मान लेते हैं इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, मतलब यहाँ पे कोई मोशन नहीं है, यहाँ पे भी कोई मोशन नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी दोनों स्टेट में 0 है। तो हमको यहाँ से ऊपर लेने के लिए एक फोर्स लगाना पड़ता है एफ, जो कि इक्वल होगा mg से और थोड़ा सा ज्यादा होगा, एफ इक्वल टू mg प्लस डेल, जहाँ डेल एक बहुत छोटा सा क्वांटिटी है। जैसे कि हमारा एक्सेलरेशन यहाँ 0 रहे और यहाँ से हमारा वेलोसिटी इक्वल टू 0 फॉर ऑल टी, फॉर ऑल टी। हर टाइम में हमारा वेलोसिटी लगभग 0 रहे। ये हम जानते हैं कि वेलोसिटी वैसे तो फिजिकली 0 नहीं होगा कभी भी, पर ये हम इतना छोटा मान रहे हैं कि फिजिक्स के रेस्पेक्ट में इसको इग्नोरेबल मान सकते हैं। तो वैसे में इतना कम वेलोसिटी होगा कि हमारा काइनेटिक एनर्जी 0 ही रहेगा। तो सिर्फ हम इस फोर्स से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पर इसका एनर्जी नहीं बढ़ रहा। तो कहाँ पे एनर्जी जा रहा है? काइनेटिक एनर्जी तो नहीं बढ़ रहा है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी पे जा रहा है। फोर्स हमारा mg है और डिस्प्लेसमेंट dx मानते हैं, और इसका इंटीग्रेशन करते हैं 0 से फाइनल पोजीशन जो है h। तो ये हो गया हमारा वर्क डन इक्वल टू जो कि एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमारा एनर्जी यहाँ पे काइनेटिक नहीं है, तो काइनेटिक के अलावा हम एक एनर्जी का फॉर्म मानते हैं जो कि है पोटेंशियल एनर्जी। तो वो हो जाता है हमारा mgh। तो इसको हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक एट हाइट h बोलते हैं। अगर इसको हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट में है। अगर हम और कोई फोर्स के अगेंस्ट में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, जहाँ पे ये mg क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है, वैसे ही अगर और कोई कांस्टेंट फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है तो वहां पे भी हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल इसका होता है कि हम एक ब्लॉक मान रहे हैं और ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है एक दीवार से। तो हम ये जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। के है इसका कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट।
तो ये और एक फॉर्म है पोटेंशियल एनर्जी का। तो फिर आगे चलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे हम ये बात कर सकते हैं कि अगर हमारा वर्क डन इक्वल टू 0 है तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। उन दोनों का सम टोटल एनर्जी मतलब कांस्टेंट है। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे हम कुछ भी डिसिपेटिव थिंग्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैकेनिकल एनर्जी के बारे में हम बोल सकते हैं। नहीं तो टोटल एनर्जी हमारा कांस्टेंट हमेशा रहता है टोटल, जिसमें कि काइनेटिक आता है, पोटेंशियल आता है, इसमें हीट भी आता है, प्लस और कोई जैसे फ्रिक्शन के वजह से वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन आता है, और वैसे बहुत चीजें आता है। पर यहाँ पे वो सब ये डिसिपेटिव फोर्सेस है, मतलब ये लॉस का रहता है एनर्जी का। ये हम यहाँ पे 0 मान के चल रहे हैं। तो वैसे में हमारा ये कांस्टेंट आ रहा है। इन दोनों का सम इसलिए हम बोल सकते हैं कि कांस्टेंट आएगा, और इन दोनों का सम को हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो ये हो गया हमारा टोटल मैकेनिकल एनर्जी जिसका सम हमेशा 0 होगा, और इसमें चेंज जब भी होगा तो वो वर्क डन के वजह से होगा। कोई भी एक फोर्स वर्क डन करेगा तो इसमें चेंज आएगा। तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, जो हमने बताया था -kx²/2, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे फोर्स एक कांस्टेंट नहीं है, बल्कि वो वेरिएबल है, एक्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए इसके इंटीग्रेशन में x²/2 टर्म आ जाता है। फिर हम चलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? एक ऐसा टाइप का फोर्स सिस्टम जिसमें हमारा पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम आ- आसान भाषा में बोलेंगे तो कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब यही होता है कि उसका हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए तो हम डायरेक्टली ये यूज करते हैं F.dx का इंटीग्रेशन। तो इसमें तो हर फोर्स को अप्लाई हम कर सकते हैं, पर ये प्रॉब्लम तब आता है जब अगर फोर्स कुछ वेरिएबल टाइप का हो, मतलब हमारा एक तरफ में अलग, मतलब डिफरेंट स्टेजेस ऑफ टाइम में डिफरेंट लग रहा हो। मान लेते हैं 0 से 1 सेकंड में हमारा फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट है के, और 1 से 3 के बीच में हमारा फोर्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर ऐसा कुछ होगा 3 से मान लेते हैं 10 तक, ये वेरिएबल हो जाएगा के एक्स px² के जितना। तो ये हमारा फोर्स का वैल्यू डिफरेंट टाइम में चेंज हो रहा है। तो ये हम अगर देखेंगे तो ये कंजर्वेटिव नहीं होगा। तो ऐसा कोई फोर्स जिसका कंजर्वेटिव, मतलब हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो वो कंजर्वेटिव नहीं होगा। फिर आगे चलते हैं अब पावर में। तो पावर है रेट एट विच वर्क इज डन, तो उसको हम पावर बोलते हैं। तो अगर हम इंस्टेंटेनियस पावर बोलेंगे तो ये तो डिफरेंशिएशन ऑफ वर्क विथ रेस्पेक्ट टू टाइम है। और अगर पावर एवरेज बोलेंगे तो ये टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम, इसको बोलेंगे। तो हम वर्क डन को भी यहाँ पे तोड़ सकते हैं। इक्वल टू वर्क इक्वल टू F.ds का इंटीग्रेशन। तो dw
इक्वल टू डी एस डॉट डी एस डी डब्ल्यू बाई डी टी इक्वल टू डी एस बाई डी टी। तो यहाँ पे ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस हो गया, मतलब हम पावर जो कि है रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क को हम फोर्स इनटू स्पीड भी बोल सकते हैं। पर ये एक चीज ध्यान रखने वाला है कि अगर हम ये इक्वेशन यूज कर रहे हैं तो ये इंस्टेंटेनियस के लिए ही वैलिड है, मतलब हम पावर एट टाइम टी अगर निकालेंगे, मतलब एट टाइम टी हम कितना पावर लगा रहे हैं, तो इसके लिए हम फोर्स एट टाइम टी इंटू स्पीड एट टाइम टी इसको मल्टीप्लाई करेंगे। और हाँ, यहाँ पे इन दोनों को एक ही डायरेक्शन में होना है, क्योंकि ये हमारा डायरेक्शन डिपेंडेंट भी है। तो फोर्स और वेलोसिटी अगर डिफरेंट डायरेक्शन में होगा तो वो कंबाइन नहीं होगा, तो इसमें एंगल भी एक कंपोनेंट आएगा। फोर्स और वेलोसिटी अगर ऐसा होगा तो पावर इक्वल टू जीरो। फिर कोलिजन्स में आते हैं। जब हम कोलाइड करते हैं तो उसमें एक चीज देखने वाला होता है कि यहाँ पे हम कोलिजन इन वन डायरेक्शन, तो जब भी हम अगर कोलिजन करते हैं तो मान लेते हैं दो मास है M1 M2। M2 स्टेशनरी है, M1 इस तरफ जा रहा है V1 से। तो एक बार टकराएगा तो उसके बाद वो अलग अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। अगर इसको हम एक ही डायमेंशन में मानेंगे तो ये M1 आया, इससे टकराया, फिर ये रिफ्लेक्ट होके चला गया मान लेते हैं, और ये इस तरफ कुछ वेलोसिटी से गया, तो इसको हम U1 मान लेते हैं। और ये है V1 V2। तो ऐसा अगर देखना है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ऐसा केस है कि ये इलास्टिक कोलिजन हुआ, इलास्टिक का मतलब है कि नो एनर्जी लॉस। इलास्टिक का मतलब है कि एनर्जी का लॉस है जीरो। तो इसमें हम टोटल एनर्जी इक्वल करेंगे, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये दोनों हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो हमेशा वैलिड रहेगा चाहे इलास्टिक दिया हो ना दिया हो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तभी होगा जब ये इलास्टिक दिया होगा। तो इन दोनों को करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा वेलोसिटी आएगा कुछ ऐसे फॉर्म में। ये हम इन दोनों इक्वेशन से वैसे निकाल सकते हैं, पर अगर याद रखना है तो इसको, इस इक्वेशन को भी हम याद रख सकते हैं। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये सब इक्वेशंस हमें काम देगा जल्दी करने के लिए सिर्फ। ये नहीं तो निकालने में इसको थोड़ा ही टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो फिर हम चलते हैं अब एक्सरसाइज पे। 5.1। तो एक्सरसाइज करने से पहले हमें ये याद रखना है कि इस एक्सरसाइज का मेन जो आता है वो है एप्लीकेशन। डिफरेंट एक्सरसाइज में आएगा ग्रेविटेशन, आगे आ रहा है उसमें आएगा रोटेशनल मोशन। फिर हमारा 12th में आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें भी वर्क डन और एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट अलग चैप्टर में आएगा, तो उस हिसाब से ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये एक्सरसाइजेस जस्ट प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज अच्छे से याद रह जाए।
एक बार वो हो जाए तो हम दूसरे एक्सरसाइजेस पर जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द साइन ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स on a body is important to understand. State carefully if the following quantities are positive or negative. Work done by a man in lifting a bucket out of well by means of a rope tied to the bucket. तो हमारा एक आदमी है यहाँ पे जो कि एक रस्सी के सहारे, मान लेते हैं पुली है, एक बकेट को लिफ्ट कर रहा है कुएं के अंदर से। तो हम ऐसे केसेस में हमें क्या करना चाहिए, पहले फोर्स बॉडी डायग्राम बनाना चाहिए। तो हमारा फोर्स इस तरफ लग रहा है जो कि हमें, जिससे मतलब है हम कौन सा फोर्स का हम निकालना चाहते हैं वर्क डन, हम उसी को देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे और भी कहीं फोर्सेस लग रहे हैं, यहाँ पे एमजी लग रहा है, तो वो सब हमको नहीं देखना है अभी के लिए। फोर्स का डायरेक्शन अगर देखेंगे तो ये ऊपर है जो कि हम अप्लाई कर रहे हैं, और फिर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है। तो एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन होता है वर्क डन। तो यहाँ पे एफ और डी एस अगर सेम डायरेक्शन में हुआ तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो वो है वर्क डन। फिर हम चलते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन द अबव केस। तो इसमें हम ये फोर्स देख रहे थे, अब mg को देखेंगे। तो mg और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है, पहला है पॉजिटिव, दूसरा, तो mg और s का डायरेक्शन यहाँ पे ऑपोजिट है, तो ये f डॉट डी एस में नेगेटिव साइन जनरेट होगा। हम ये देख भी सकते हैं कि फोर्स हम इस तरफ लगा रहे हैं पर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा काम कर रहा है, तो ये नेगेटिव वर्क होगा यहाँ पे। फिर थर्ड है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो इंक्लाइंड प्लेन में फ्रिक्शन हमारा ये स्लाइड कर रहा है नीचे की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे है। फ्रिक्शन हमारा, हम जानते हैं कि हमेशा ये ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन काम करता है। फ्रिक्शन का अगर हम में कोई भी क्वेश्चन मिले तो हम ये बोल सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके ऑपोजिट में फ्रिक्शन लग रहा है। तो ये इस तरफ लग रहा है तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये भी नेगेटिव होगा। फिर हम पार्ट बी चलते हैं, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स ऑन मूविंग अ बॉडी on a rough horizontal plane with uniform velocity। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और उसी फोर्स के डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये भी पॉजिटिव होगा। वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर ऑन अ वाइब्रेटिंग पेंडुलम इन ब्रिंगिंग इट टू रेस्ट। तो रेजिस्टिव फोर्स है, मतलब ये भी एक रेजिस्टेंस फ्रिक्शन की तरह है, तो ये भी वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा अप्लाई होगा, तो यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट ही ये वर्क करेगा, तो इसका भी वर्क नेगेटिव है। हम यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव इसलिए डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि वर्क डन होता है हमारा चेंज इन एनर्जी। अगर चेंज इन एनर्जी हमारा पॉजिटिव हुआ है, मतलब एक बॉडी ने एनर्जी गेन किया, उस पे वर्क डन हुआ तो उसने एनर्जी गेन किया, उसके पास अभी ज्यादा एनर्जी है। और अगर नेगेटिव वर्क डन हो रहा है तो एनर्जी लॉस हो रहा है, तो इसका भी कम एनर्जी है। तो रेजिस्टिव फोर्सेस का काम होता है कि कोई भी बॉडी का एनर्जी को वो कम करेगा। तो
ये इसीलिए हम डिफाइन करते हैं प्लस और माइनस ये सब। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5.2 पर। A body of mass 2 kg initially at rest moves under the action of an applied horizontal force of 7 Newton on a table with coefficient of kinetic friction 0.1. Compute the work done by applied force in 10 seconds. Okay. तो हमारा यहाँ पे एक 2 kg मास रेस्ट के अंडर है, मास 2 kg। इस पे हम हॉरिजॉन्टल फोर्स 7 न्यूटन पर लगा रहे हैं, 7 न्यूटन। फ्रिक्शन को अगर देखेंगे तो फ्रिक्शन होता है हमारा म्यू एन। म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे 0.1 है, और एन है हमारा कितना रिएक्शन फोर्स है, इसको आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एन है हमारा यहाँ पे 2 इंटू 10 मानते हैं, जी को 10 मानते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2 न्यूटन। तो वैसे कंसिडर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा तरफ हम 2 अप्लाई कर रहे हैं। वैसे यहाँ पे दिया नहीं है कुछ जी का वैल्यू, तो हमको शायद यहाँ पे 9.8 मानना चाहिए। तो ये 2 नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा 1.96 न्यूटन। तो ये हो गया 1.96 न्यूटन, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। तो फिर हमें बोलना है वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड। तो वर्क डन यहाँ पे फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन हो जाएगा, मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स यहाँ पे 7 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम टोटल फोर्स अगर निकालेंगे 7 माइनस 1.96, ये हो गया फोर्स, बाय मास होगा एक्सेलरेशन, 2 इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो ये हो गया एक्सेलरेशन। इनिशियली रेस्ट में था, तो इनिशियली रेस्ट में था, तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकालेंगे। यू 0 है, हाफ ए टी स्क्वायर, टी यहाँ पे 10 है, 100। तो हमारा ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट 126 मीटर। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में 7 इंटू 126, तो ये हो जाएगा 882 जूल। तो ये हो गया हमारा वर्क डन बाय फोर्स इन फर्स्ट 10 सेकेंड के। फिर हमें निकालना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन 10 सेकेंड। तो फ्रिक्शन से वर्क डन होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 1 माइनस 1.96, माइनस यहाँ पे इसलिए लगा क्योंकि ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, इनटू डिस्प्लेसमेंट 126। तो ये हो जाएगा वर्क डन हमारा
मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.9 वो 24 25.2 ये हो जाएगा -246.96 जूल। तो ये हो गया वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। अब अगर हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, तो बोला है वर्क डन बाय नेट फोर्सेस ऑन द बॉडी इन 10 सेकेंड। तो नेट फोर्सेस के लिए हम दो तरीका यूज कर सकते हैं। एक की नेट फोर्स निकाल दे जो है हमारा फोर्स अप्लाइड माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट कर देंगे, वो हो गया नेट फोर्स। या फिर हम वर्क इक्वल टू वर्क डन बाय फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, इन दोनों को भी डायरेक्टली ऐड करके हमें मिल जाएगा। तो इन दोनों को अगर हम डायरेक्टली ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 635.04। तो ये वर्क डन जो हुआ ये हमारे नेट फोर्सेस के वजह से हुआ, तो इस वर्क डन के वजह से हमारा काइनेटिक एनर्जी में होगा चेंज। तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 635.404 न्यूटन जूल। ये वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5.3। given in figure 5.1 are example of some potential energy functions in one dimension. The total energy of the particle is indicated by a cross on the coordinate axis. In each case, specify the reasons, if any, in which particle cannot be found for the given energy. Also indicate the minimum total energy the particle must have in each case. Think of simple physical context for which these potential energy shapes are relevant. तो यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का देखेंगे तो हम ये बात जानते हैं कि टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये हम जानते हैं। पोटेंशियल को पी से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो हम जानते हैं, और ये भी हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। जीरो से कम तो काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकता, क्योंकि नेगेटिव स्पीड तो होगा भी तो वी स्क्वायर हो जाता है, और मास तो कभी नेगेटिव नहीं होता। तो पोटेंशियल एनर्जी तो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। फिर अगर मतलब काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है और पोटेंशियल एनर्जी का हमें ग्राफ मिला है, टोटल एनर्जी मार्क्ड है, तो हमें ये देखना है कि ये कहाँ से कहाँ तक ये वैलिड रहेगा। और वैसे में में अगर देखना है तो हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कहाँ तक ले सकता है हमें। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी ई पे है, तो मतलब अगर ए के बाद हम देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे टोटल एनर्जी से ज्यादा है। अगर ज्यादा होगा पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो से कम हो जाएगा। इसका मतलब हम ए से ज्यादा यहाँ पे नहीं जा सकते, तो हमारा यहाँ पे होगा ए, पार्ट ए में हमारा डिफाइन होगा एक्स लेस देन ए में।
तो ये हो गया हमारा रीजन जहाँ पे पार्टिकल हमें दिखाई देगा। और यहाँ पे पूछा है ऑल्सो इंडिकेट द मिनिमम टोटल एनर्जी द पार्टिकल मस्ट हैव इन ईच केस। जो मिनिमम टोटल एनर्जी होगा हमारा, अगर मिनिमम टोटल एनर्जी चाहिए तो काइनेटिक एनर्जी को 0 ले लेंगे। और पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम ले लेंगे, तो ये हमें मिनिमम टोटल एनर्जी दे देगा। तो मिनिमम टोटल एनर्जी इस केस में होगा हमारे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, तो हम मिनिमम टोटल एनर्जी को 0 मान सकते हैं। अब नेक्स्ट केस में चलते हैं। यहाँ पे हमारा एनर्जी, टोटल एनर्जी यहाँ पे है, और हर जगह पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर है काइनेटिक एनर्जी से। तो यहाँ पे एक नॉट डिफाइंड होगा। तो एक तो हमारे यहाँ पे नॉट डिफाइंड होगा। क्योंकि यहाँ पे हमेशा पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से ज्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा 0 से कम होना चाहिए। वैसा तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे मिनिमम जो टोटल एनर्जी हमें चाहिए वो है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे वी नॉट हो सकता है। तो अगर ये वी नॉट इस लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जो चाहिए वो है वी नॉट, और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू मिनिमम टोटल एनर्जी। तो वी नॉट यहाँ पे हो जाएगा आंसर। फिर थर्ड ऑप्शन में चलेंगे, तो एक्स यहाँ पे होगा, यहाँ पे ई यहाँ तक है, तो एक्स हमारा ए और बी के बीच में डिफाइन होगा। क्योंकि इससे बाहर जाएंगे तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से ज्यादा हो रहा है। इसके अंदर लेकिन हमारा पार्टिकल का एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, तो वो एग्जिस्ट करेगा। और मिनिमम टोटल एनर्जी जो होना चाहिए वो यहाँ पे -v1 होगा। तो टोटल एनर्जी का अगर नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब है कि हम रेफरेंस जो ले रहे हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट एनर्जी तो कभी डिफाइन नहीं हो सकता, हम रिलेटिव एनर्जी मानते हैं। तो उस केस में हमारा जितना डिफरेंस है वो मतलब ये इसका एनर्जी कम है हमारे रेफरेंस ऑब्जेक्ट से। तो ये हो गया हमारा सी पार्ट। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे डी पार्ट में चलते हैं। टोटल एनर्जी, हाँ, फिर डी पार्ट में हमारा ऐसा कर्व दिया है। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी के हिसाब से हमारा पार्टिकल का 3 अलग अलग जगह होगा। एक तो ये वेल जगह, मतलब ये जो इसके जैसा, तो यहाँ पे हमारा काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है। और दूसरा b/2 के ऊपर और -b/2 के नीचे। तो एक्स हमारा बिलोंग करेगा -∞ से b -b/2।
यूनियन -a/2 से a/2 यूनियन b/2 से इंफिनिटी। तो इस जगह पे वो वैलिड रहेगा और इसका टोटल एनर्जी हो जाएगा जो मिनिमम रिक्वायर्ड है, वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जितना होगा, जो कि यहाँ पे -v1, तो ये भी -v1 होगा इसका मिनिमम। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5.3। 5.4 पे चलते हैं। The potential energy function for a particle executing linear simple harmonic motion is given by Vx equal to kx square by 2, where k is force constant of the oscillator. For k equal to 0.5 Newton meter, the graph of Vx versus x is shown in figure 5.12, so that the particle of total energy 1 joule moving under this potential must turn back when it reaches x equal to ±2 meter. तो ये है Vx का ग्राफ और मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक हमें बोलना है कि पार्टिकल इससे इस तक ही एग्जिस्ट कर रहा है। ये है -2 पोजीशन, ये है 2 और हमारा पोटेंशियल है के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। तो हम ये जानते हैं कि ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये स्प्रिंग मोशन का एनालॉग है। तो स्प्रिंग मोशन में भी हम जानते हैं कि जब भी स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा स्प्रिंग मोशन, तो उसका एक एम्पलीट्यूड होगा, मतलब एक मीन पोजीशन होगा जिसके दोनों तरफ वो सेम डिस्टेंस कवर करेगा, जिसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो वो ये एग्जीक्यूट करेगा, तो इसमें एम्पलीट्यूड है मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है 2। तो एम्पलीट्यूड इक्वल टू 2 है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम प्रूव करेंगे कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी 2 के बियॉन्ड में क्रॉस कर रहा है टोटल एनर्जी को। तो ये प्रूव करने के लिए हम ये जानते हैं कि टोटल एनर्जी है 1 जूल, यहाँ पे दिया है 1 जूल। तो 1 जूल अगर टोटल एनर्जी होगा तो वो एक कांस्टेंट है, तो हमको बोलना है कि इसके बियॉन्ड में और यहाँ के पीछे ये पोटेंशियल का वैल्यू हमारे टोटल एनर्जी से ज्यादा है। तो वैसा करेंगे तो हमारा काइनेटिक एनर्जी 0 से कम हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अगर ऐसा देखेंगे तो हमारा एनर्जी 1 है और पोटेंशियल है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू अगर हम निकालेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2/k और k है 0.5, तो ये हो जाएगा 4। तो x इक्वल टू ±2। तो मतलब हमारा पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू ±2 पे 1 जूल रीच हो रहा है। तो इसके बियॉन्ड में हम देख सकते हैं कि इसका वैल्यू इंक्रीज करते जा रहा है और इसके बियॉन्ड इसका इस तरफ भी उसका वैल्यू इंक्रीज करते जा रहा है। तो इस वजह से हमारा पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे टोटल एनर्जी से ज्यादा है और
इस वजह से हमारा काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है जीरो से, जो कि पॉसिबल नहीं है। और इसलिए हमारा यहाँ पे इसके बियॉन्ड में पार्टिकल एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फिर हम चलते हैं 5.5 में। आंसर द फॉलोइंग। द casing of a rocket in a flight burns up due to friction. At whose expense is the heat energy required for burning obtained? The rocket or the atmosphere? तो जब भी हमारा रॉकेट, मान ले कि ऊपर जा रहा है एक रॉकेट, रॉकेट हमारा ऊपर जा रहा है, तो इसमें हमारा फ्रिक्शन के वजह से ऊपर का कौन पोर्शन हमारा हीट अप होता है। हाँ, ये हमेशा होता है। तो ये हम जानते हैं कि इसके लिए हम बूस्टर यूज करते हैं, रॉकेट बूस्टर। तो इससे हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो कि ये फ्रिक्शन से जितना लॉस हो रहा है वर्क का, क्योंकि फ्रिक्शन से हमेशा वर्क डन तो नेगेटिव होगा, तो वो एनर्जी लॉस करा रहा है। तो हम फ्यूल बंद करके उतना एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो कि रिप्लेनिश करता है एनर्जी लॉस को। तो इसमें द रॉकेट है द करेक्ट आंसर। एटमोस्फियर, एटमोस्फेयर पे भी वर्क डन होता है, क्योंकि वो भी पुश हो जाता है अपने एरिया से, पर वो अलग होता है, वो इसमें हीट में जनरेट नहीं होता। उसका मूवमेंट होता है एटमोस्फेयर का, तो उसका एनर्जी खुद से आता है। द कॉमेट मूव अराउंड द सन इन हाईली elliptical orbit. The gravitational force on the comet due to sun is not normal to the comet's velocity in general. Yet the work done by gravitational force over complete orbit of the comet is zero. Why? तो ये इसलिए होता है क्योंकि हम एक क्लोज लूप में अगर देखेंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन, तो वो हमेशा जीरो होता है। कंजर्वेटिव फोर्सेस का ये एक चीज है कि पोटेंशियल हम उसका एक फील्ड बना सकते हैं। इसलिए इनिशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अगर हम देखेंगे, तो कॉमेट का मान लेते हैं ऐसा जा रहा है, यहाँ पे सन है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ये वेलोसिटी इस तरफ है, फोर्स इस तरफ है, तो इसका फोर्स का एक कंपोनेंट आ सकता है वेलोसिटी के डायरेक्शन में, जो कि हम बोल सकते हैं कि वर्क डन हुआ। हाँ, ये इस मोमेंट में ये वर्क डन कर रहा है, पर अगर हम टोटल एक ऑर्बिट पे देखेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस इस जगह पे जीरो आ रहा है, डेल्टा पी इक्वल टू जीरो। फिर काइनेटिक एनर्जी भी, क्योंकि ये स्टेबल ऑर्बिट है, तो काइनेटिक एनर्जी भी राउंड लगा के फिर से उसी जगह पे जब आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो आएगा। तो इससे हम ये जान गए कि टोटल एनर्जी में चेंज जीरो आ रहा है, और मतलब वर्क डन इक्वल टू जीरो आना चाहिए। ये होता है कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। नॉन कंजर्वेटिव में इसलिए हम बोलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे टोटल एनर्जी एक ऑर्बिट लगा के उस जगह पे आने से चेंज हो जाता है, वर्क डन होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी में वो चेंज आएगा। काइनेटिक एनर्जी में तो चेंज अलग से आता है, वो तो स्पीड पे डिपेंडेंट है। तो इस रीजन से हम बोलते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन हो सकता है। तो इसलिए हमारा वर्क डन कॉमेट पे जीरो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। नेक्स्ट पार्ट जाएंगे। इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ इन अ वेरी थिन एटमॉस्फेयर लूजेस इट्स एनर्जी gradually due to dissipation against atmospheric resistance, however small. Why does it
speed increases progressively as it comes closer and closer to the earth। तो देखिए यहाँ पे दो फोर्सेस हम देख रहे हैं जो एक्ट कर रहा है, एक तो फ्रिक्शन है ही, दूसरा हमारा अर्थ जो है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट कर रहा है। तो हमारा मान लेते हैं यहाँ पे एक सैटेलाइट है जो कि घिस के नीचे आ रहा है। तो हाँ, ये फ्रिक्शन की वजह से हीट लॉस हो रहा है, पर इसका डिफरेंट एक मेथड है जो कि इसका हाइट जो डिफरेंस आया इसके वजह से इसका पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रहा है। तो वो हमारा वर्क डन में जितना लॉस हो रहा है फ्रिक्शन का उससे ज्यादा है, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। फिर नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। इन फिगर 5.1 से द मैन वॉक्स 2 मीटर कैरिंग अ मास ऑफ 15 kg ऑन हिज हैंड। In figure 5.312, he walks the same distance pulling the rope behind him. The rope goes over the pulley and a mass of 15 kg hangs at the other end. In which case is the work done greater? तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो हम्म तो वर्क डन होता है हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हाँ सेम है, वो मानते हैं हम। दोनों केस में 2 मीटर चल रहा है और ब्लॉक का भी 2 मीटर का मोशन होगा, पर फोर्स में यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। फर्स्ट केस में हमारा फोर्स का मेजर पार्ट ऊपर की तरफ है जबकि डिस्प्लेसमेंट सामने है, तो ये कंसिडर नहीं हो रहा है। जो थोड़ा सा छोटा सा फोर्स है जो कि इसको सामने मूव कर रहा है सिर्फ यही कंसिडर होगा। सेकेंड केस में हम पुली के ऊपर से इसको खींच रहे हैं, तो फोर्स जो ऊपर वाला है वो यहाँ पे भी लगेगा जो कि mg के बराबर होगा, प्लस मूवमेंट में जितना एक्स्ट्रा फोर्स लगा वो दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन हो रहा है जो कि ऊपर, और इसी डायरेक्शन में ब्लॉक का मोशन भी आ रहा है। तो इस केस में ये दोनों फोर्सेस कंसिडर हो रहा है, तो हमारा यहाँ पे डिफरेंस आएगा इसका मतलब सेकेंड केस में हमारा ज्यादा वर्क डन होता है। तो इसका आंसर होगा सेकेंड केस। अंडरलाइन द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। When a conservative force does positive work on a body, potential energy of the body increases, decreases, remains unaltered। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस ने पॉजिटिव वर्क डन किया तो एनर्जी हमारा गेन हुआ, तो आइदर ये काइनेटिक एनर्जी में जाएगा या फिर पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में जाएगा अगर तो ये इंक्रीजेस होगा, इंक्रीजेस होगा हमारा आंसर। Work done by a body against friction always results in a loss of its kinetic potential energy। तो यहाँ पे काइनेटिक होगा क्योंकि मूवमेंट के वजह से ही हमारा फ्रिक्शन जनरेट होता है, तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस डायरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन चलते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ a many particle system is proportional to the external force less sum of internal force on the system। तो एक्सटर्नल फोर्स पे ये डिपेंड करेगा, इंटरनल फोर्सेस का टोटल में कुछ इफेक्ट नहीं होता है, वो कंजर्वेटिव है, आपस में वो सब कैंसिल हो जाता है। In an inelastic collision of two bodies, the quantities which do not change after collision are the total kinetic energy, total linear momentum, total energy of the system। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कभी चेंज नहीं होगा अगर एक्सटर्नल फोर्स अभी वर्क नहीं कर रहा, तो ये होगा हमारा आंसर।
इलास्टिक होता तो एनर्जी भी हम काउंट कर सकते हैं, और टोटल एनर्जी चेंज होने का चांस है अगर पोटेंशियल एनर्जी को हम कंसिडर करेंगे। State each of the following statements is true or false. Give reason for your answer. In an elastic collision of two bodies, momentum and energy of each body is conserved. तो इलास्टिक इलास्टिक कोलिजन में हमारा मोमेंटम टोटल का कंजर्व होता है, और एनर्जी भी टोटल सिस्टम का कंजर्व होता है। तो ईच बॉडी यहाँ पे बोला है, तो हो सकता है इसका आंसर होगा हमारा फॉल्स। 5.7 है फॉल्स। तो इसका आंसर होगा हमारा फॉल्स, क्योंकि एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ टोटल सिस्टम इज कंजर्व। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व नो मैटर व्हाट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द बॉडी आर प्रेजेंट। तो ये भी फॉल्स है। एक्सटर्नल फोर्सेस होगा तो चेंज होने का चांस है अगर वर्क डन कर रहा है। थर्ड ऑप्शन चलते हैं। वर्क डन इन द मोशन ऑफ अ बॉडी ओवर अ क्लोज्ड लूप इज जीरो फॉर एवरी फोर्स इन नेचर। तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि ये सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस पे अप्लाई एप्लीकेबल है। नॉन कंजर्वेटिव में हम देखेंगे कि ये एप्लीकेबल नहीं। In an inelastic position, the final kinetic energy is always less than the initial kinetic energy of the system. तो ये तो होता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी लॉस होता है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम होता है टोटल। ईच बॉडी में अगर हम देखेंगे तो वो नहीं होगा, पर टोटल सिस्टम का तो कम होता है। तो ये हो गया हमारा 5.7। अब 5.8 पे चलते हैं हम। Answer carefully with a reason. In an elastic collision of two billiard balls, is the total kinetic energy conserved during the short time of collision of the balls? That means when they are in contact. तो इलास्टिक कोलिजन में अगर हम देखेंगे तो वैसा तो नहीं होता, क्योंकि ये इसलिए होता है कि टोटल एनर्जी कंजर्व होता है। पर लेट से हमारा एक बॉल आ रहा है मास एम का, M1 का, U1 स्पीड से आ रहा है, और एक मास M2 हमारा चल रहा है U2 स्पीड से। U2 इज लेस देन U1, तो कोलिजन हुआ। तो जब कोलिजन होगा, एट द टाइम ऑफ कोलिजन द टू बॉल्स विल बी इन कॉन्टैक्ट, एंड इनका एक सिंगल वेलोसिटी होगा v, जिसके वजह से ये जो एनर्जी का एक यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होगा काइनेटिक एनर्जी का, जो कि इन दोनों के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो टोटल एनर्जी यहाँ पे कंजर्व हो रहा है, पर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में थोड़ा स्टोर हो रहा है। ये फिर से पोटेंशियल एनर्जी रिलीज हो जाएगा, और फिर फाइनल स्टेज में हम देखेंगे V1 V2 के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी फिर से इक्वल आएगा इनिशियल के जितना। पर यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहा है, तो ये हमारा यहाँ पे एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं। टू एनर्जी
total energy of a system is always conserved, matter what internal and external forces on the body are present. तो ये वाला हो गया था, हम 5.8 पे थे. Is the total linear momentum conserved during short time of a elastic collision of the two balls? तो टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा. तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, इन दोनों का कोलिजन इन दोनों के बीच में ही फोर्सेस अप्लाई कर रहा है, तो टोटल मोमेंटम कंजर्व होगा. ऑप्शन सी, व्हाट आर द आंसर्स टू ए एंड बी फॉर एन इनइलास्टिक कोलिजन? तो इनइलास्टिक कोलिजन में भी टोटल मोमेंटम तो कंजर्व हो रहा है, पर टोटल काइनेटिक एनर्जी वहां पे भी कंजर्व नहीं होगा. तो आंसर यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, दोनों के लिए यहाँ पे सेम होगा, इलास्टिक हो नॉन इलास्टिक हो. फिर नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं. इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू बिलियर्ड बॉल्स डिपेंड ओनली ऑन सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, इज द collision elastic or inelastic? Note, we are talking here of potential energy corresponding to the force during collision, not gravitational potential energy. Okay. तो पोटेंशियल एनर्जी के केस में तो अगर ये हम डिफाइन कर सकते हैं तो हमारा फोर्स कंजर्वेटिव होगा, और अगर फोर्स कंजर्वेटिव होगा तो यहाँ पे कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, क्योंकि फाइनल स्टेट में दोनों का सेपरेशन वैसे ही दूर चला जाएगा वो. तो फाइनल स्टेट इक्वल टू इनिशियल स्टेट होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अगर कुछ बनेगा भी तो वापस वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये इलास्टिक होगा इसका आंसर. तो ये बॉडी इलास्टिक मोशन को शो करेगा. A body is initially at rest. It undergoes one-dimensional motion with constant acceleration. Power delivered to it at time t is proportional to. Okay, तो ये आया पावर का एक क्वेश्चन. तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इक्वल टू मान लेते हैं कांस्टेंट के. तो यहाँ पे अगर हम फोर्स की बात करेंगे, क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो फोर्स हमारा होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, जो कि ये भी कांस्टेंट हो गया. अब वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे तो वेलोसिटी है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन है हमारा, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी होगा के टी. ये टाइम के रेस्पेक्ट में मतलब चेंज कर रहा है. तो फोर्स इंटू वेलोसिटी अगर हम देखेंगे, ये हो जाएगा हमारा पावर, तो ये हो जाएगा हमारा एम के स्क्वायर टी. तो एम के स्क्वायर टी है हमारा पावर, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर है. अब 5.10 पे चलते हैं. A body is moving unidirectionally under the influence of a source of constant power. Its displacement in time t is proportional to. Okay, तो पावर यहाँ पे एक कांस्टेंट दिया गया है. हम जानते हैं पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, और फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी यहाँ पे होगा. तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट के यहाँ पे अगर लिखा है तो ये के बाय एम होगा. एक्सेलरेशन को हम dv बाय dt लिख सकते हैं,
हाँ चलो वही लिख लेते हैं। तो ये होगा बी डी वी इक्वल टू के बाई एम डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा वी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू के बाई एम टी। तो v इक्वल टू रूट ओवर ऑफ टू के बाय एम इंटू टी टू द पावर हाफ। अब v को हम लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी, डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज। तो हमारा डी एक्स हो जाएगा रूट ओवर ऑफ टू के बाय एम टी टू द पावर हाफ डी टी। इसका इंटीग्रेशन से आएगा x इक्वल टू रूट ओवर ऑफ टू के बाय एम। टी का हाफ का इंटीग्रेशन होगा टी टू द पावर 3/2 बाय 3/2। तो x हमारा वैरी करेगा टी टू द पावर 3/2 के साथ, मतलब ऑप्शन 3 है हमारा आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5.11। इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।